सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मईशत में बेहतरी, स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी, हुकूमत इस्तेहकाम के लिए कोशां, अपोजिशन एहतजाज पर आमादा। हुकूमत की तवज्जो मईशत पर, अपोजिशन की तवज्जो सिर्फ सियासत पर। क्या होगा मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा? और इसराइली बर्बरियत की इंतहा, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, 200 दिन में गजा पर 75,000 टन बारूद की बारिश। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की खबर के साथ। कहते हैं कि सफ़र जितना भी मुश्किल हो और मंजिल कितनी भी दूर हो, उसके लिए एक चीज़ शर्त है और वो ये कि सफ़र शुरू तो किया जाए। समत यानी डायरेक्शन दुरुस्त तो सही हो तो देर से ही सही इंसान अपनी मंजिल पर एक ना एक दिन पहुंचता ज़रूर है। अब मईशत को लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से परेशान है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की कश्ती को किसी किनारे नहीं लगने दे रहा। PDM की पहली हुकूमत कहती रही कि उसने सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए हुकूमत ली, मुश्किल तरीन फ़ैसले किए, अपनी सियासत को कुर्बान किया और इन्हीं मुश्किल फ़ैसलों की वजह से नवाज़ शरीफ जो बड़े दावों के साथ वतन वापस आए, लेकिन उनकी चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, पूरी नहीं हुई, क्योंकि नून लीग को वो अक्सरियत नहीं मिल सकी जिसकी वो तवक्को कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन एक बात अब मानना पड़ेगी कि PDM की हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले लिए, उन्होंने मईशत को बहाली की पटरी पर ज़रूर डाल दी है। ये बहाली बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी, गौर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ख़राबी इतनी ज़्यादा पैदा हो गई थी, लेकिन अब उम्मीद ये है कि ये जो मुश्किल वक्त है ये शायद ख़त्म होने जा रहा है। मईशत की जो सांसें हैं वो बहाल होने लगी हैं और इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है। और इसका टॉप एजेंडा अगर मैं कह दूँ मईशत की बहाली है तो गलत नहीं होगा। यानी बड़ी जो खुशखबरियाँ हैं उनकी पेशगोइयाँ हैं और लगता है कि ये खुशखबरियाँ जल्द आवाम को मिलेंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। और कुछ सेक्टर्स में ये जो खुशखबरियाँ हैं वो मिलना शुरू भी हो चुकी हैं। ताज़ा हवा का झोंका स्टॉक एक्सचेंज से आया है, जहाँ चंद दिन से कारोबार में मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। मार्केट में तेज़ी के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं और टूट भी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि ट्रेडिंग के दौरान जो बेंचमार्क है KSE 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से तारीख में पहली बार 72,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसका अंदाज़ा आम आदमी ज़रा मुश्किल से करेगा। इसका पता सरमायाकारों को यकीनी तौर पे चल रहा होगा जिनकी चांदी हो गई है। अच्छा, स्टॉक मार्केट की जो वेबसाइट है वो क्या बताती है? सुबह तकरीबन 10:20 पर KSE 100 इंडेक्स 1017 पॉइंट्स या 1.43% बढ़कर 72,376 पर पहुंच गया। और कल भी हम देख रहे थे कि रिकॉर्ड बना था जब इंडेक्स 71,359 पर बंद हुआ था। अच्छा, अब 22 अप्रैल को 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स या 0.74% इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था और आज नया रिकॉर्ड बना है। और माहिरीन ने तेज़ी के रुझान की वजह जो है रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब की सरमायाकारी की रिपोर्ट्स को करार दिया है। इसके अलावा IMF के साथ मुमकिना जो नए कर्ज प्रोग्राम है उसकी डील का भी फाइनल होना तेज़ी की यकीनी तौर पे एक वजह है। इस तेज़ी की जो बुनियाद महंगाई और शरह सूद में कमी की जो तवक्कुआत हैं उनको भी करार दिया गया है। और इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ अदाद शुमार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रा सुनिएगा नाज़रीन। 9 अप्रैल को KSE 100 इंडेक्स 694 पॉइंट्स इजाफे से तारीख में पहली बार 70,000 की हद उबूर कर गया था और इससे एक दिन पहले इंडेक्स 1,203 पॉइंट्स इजाफे के बाद 69,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और 4 अप्रैल की बात अगर मैं करूं तो 100 इंडेक्स 666 जो पॉइंट्स इजाफे के बाद 68,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 3 अप्रैल को KSE 100 इंडेक्स 869 पॉइंट्स बढ़कर 67,756
756 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। और मार्च के महीने पर अगर मैं नज़र डालूं तो जी 27 मार्च को 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के बाद 66,000 और 28 मार्च को 594 पॉइंट्स इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नई हुकूमत के क़याम के बाद स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है और सरमायाकारी यकीनी तौर पे बढ़ रही है, जो माशी इस्तेहकाम की जानिब शुरू होने वाले सफ़र की बाकायदा निशानदेही करी कि सफ़र का आगाज़ हो गया। अच्छा, माहिरीन क्या कहते हैं? माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की जो सरमायाकारी है उस हवाले से बढ़ते इम्कानात ने सरमायाकारों का जो एतमाद है उसमें बड़ा इजाफा किया है। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि इसी महीने में सऊदी अरब से एक आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा जो किया और सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनको हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें की, वज़ीर आज़म से मिले, आर्मी चीफ से मुलाकात की और सऊदी अरब जिन मंसूबों में दिलचस्पी ले रहा है उन मंसूबों में तांबे और सोने की कान रेकॉर्डिक मंसूबा सर फहरिस्त है, जिसमें आइंदा माह $1 अरब तक की सऊदी सरमायाकारी का इम्कान है। $1 अरब की सरमायाकारी सिर्फ एक मंसूबे में हो रही है, जबकि पाकिस्तान इसी $1 अरब कर्ज के लिए IMF की कड़ी शराइत मानने पर मजबूर है। लेकिन मैं कहती हूँ कि सरमायाकारी कर्ज से बहुत बहुत बेहतर है। इससे मईशत में यकीनी तौर पे बेहतरी आएगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा नाज़रीन, देखें ज़रा कि कुदरत ने पाकिस्तान को किस कदर नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि बलोचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़ रेकॉर्डिक ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर में से एक हैं। यहाँ मौजूद जो कानें हैं, कानों में इतना सोना और तांबा है जिससे कई बड़ी मिकदार में कीमती धातें निकाली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अफसोस के साथ, सद अफसोस कि हमारे रहबरों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, वरना हमारी जो माशी हालत है वो यकीनी तौर पे ऐसी ना होती। ये तो अल्लाह भला करे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, जिनकी खुसूसी कोशिश कह लें, काविश कह लें, उससे SIFC का क़याम अमल में आया और ये खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल जो है सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले में हायल जो रुकावटों को दूर करने की पूरी कोशिश भी कर रही है और इसी कोशिशों की वजह से जो हालात हैं उनमें बेहतरी के आसार आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अभी ईरान के सदर भी पाकिस्तान का कामयाब दौरा करके गए हैं और उनके दौरे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो अहम मुआहदे हैं उन पर दस्तखत हुए हैं, जिनसे यकीनी तौर पर उम्मीद है कि दोनों ममालिक में जो तिजारत का हुजम है वो $10 अरब तक बढ़ेगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की राह से अगर रुकावटें दूर हो गईं तो पाकिस्तान का तवानाई इंपोर्ट के बिल में भी नुमायां कमी आ सकती है। ये जो मैंने पहले कहा कि आने वाले दिनों में जो खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों की मुंतज़िर हैं, तो ये कोई हवाई फायर नहीं है। आप इस ज़रा देख लें कि आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी बहाली की बाकायदा पेशगोइयाँ करने लगे हैं। IMF ने पाकिस्तानी मईशत के बारे में जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल माशी शरह नमू 2% और जो अगला साल है उसमें 3.5% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमायां कमी मुतवक्के है। 12% जो कमी है वो बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी कमी। अगर ये हो जाती है तो मैं कहती हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इससे आम आदमी के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत में भी यकीनी तौर पे नुमायां कमी आएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, IMF की जो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल बेरोज़गारी 8% और अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है और ये भी आम आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अल्लाह करे कि आवाम को जल्द ये दिन देखना नसीब हो कि जब इस तरह की खुशखबरियाँ आवाम सुने। उसने पहले अपने जो मुश्किल फ़ैसलों की बड़ी सियासी कीमत अदा की है, अब ये यकीनी तौर पे पूरी कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ देकर अपनी जो खोई हुई साख है, जो इमेज को बहाल किया जाए। हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अब भी एक ख़तरा मौजूद है। ये ख़तरा क्या है? ये ख़तरा सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में सामने खड़ा नज़र आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें इलेक्शंस में, इंतखाबात में धांधली का जो रोना है वो फिर से हम देख रहे हैं कि रो रही हैं और सियासी अफरा तफरी भी मचाने में मसरूफ़ हैं।
تو میرے خیال سے یہاں میں سیاسی رہنماؤں سے گزارش کر سکتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ یہ دیکھیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اللہ کے بندوں ملک کی معیشت کو پٹڑی پر چڑھنے دیں. لوگوں نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آپ لوگ عام عوام کو, پاکستانیوں کو پھر سے مسائل میں یا مصیبتوں کے, مہنگائی کے حوالے نہ کریں. یقین کریں کہ ان لوگوں نے بہتری کے لیے آپ کو ووٹ دیے ہیں. اور میں ساری اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کرتی ہوں, خواہ پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی, مینگل صاحب کی پارٹی, محمود خان اچکزئی کی جماعت, آپ لوگ بھی سیاست کا نہ سوچیں, ریاست کا سوچیں. ملکی معیشت کی بات کریں تو پچھلے 2-3 سال یقینی طور پہ بڑے مشکل گزرے ہیں. مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کیے رکھا ہے, پریشان کیے رکھا ہے. غریب آدمی سے پوچھیں نا جا کے غریب آدمی کو, غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا کتنا مشکل ہو گیا. بجلی مہنگی ہوئی, مزید مہنگی ہوئی, اور پھر اتنی مہنگی مزید کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں باقاعدہ. پیٹرول نے بھی 3 سینچری کی, اور یہ 3 سینچری کا سفر جاری رکھا پیٹرول نے. گیس کی قیمتیں بھی اتنی بڑھ گئیں کہ چولہا جلانا غریب آدمی کے لیے مشکل ہو گیا. اور عام پاکستانی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اس سے وہ بچوں کی روزی روٹی پوری کرے, یا پھر مہنگے اور بھاری بھرکم جو ہیں وہ بل ادا کرے, بل بھرے. یقین مانیے یہ بل جب آتے ہیں لوگوں کا دل جلاتے ہیں. اور کیسے دل پر بھاری پتھر رکھ کر ان بلوں کی ادائیگی کی جاتی ہے, جا کے کسی غریب سے پوچھیں. آپ یقین جانیں, آپ مائک لے کر ان کے سامنے جاتے ہیں تو اکثر وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے. ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زاروں قدر رونا شروع ہو جاتے ہیں, اور کیمرہ مین کو یا سوال پوچھنے والے اینکر کو شرم آ جاتی ہے, اور وہ بیچارے اپنا کیمرہ بند کر دیتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی اتنی تکلیف میں, اتنی اذیت میں کوئی بات ہی نہ کر پائے, زاروں قدر رونا شروع ہو جائے. یہ عالم ہے. ذرا جا کے دیکھے تو اسے غریب کی حالت کیا ہے. خدا کر کے بہتری کی اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے تو اسے سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں. میں آپ تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کو مؤخر کر دیں اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے. سڑکوں پر آنے کی بجائے جو مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل کرنے کی کوئی صورت نکالیں. سب کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی اور پریشانی کی جو اصل وجہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے, اور سیاستدان بھی جانتے ہیں بات اچھے طریقے سے, عوام بھی جانتے ہیں. لیکن اب ستم دیکھیں کہ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی جو کنجی ہے جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسے ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام سے عوام کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہونے لگیں, جتنی ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی. لوگ بہت زیادہ پریشان رہیں گے, ریاست میں انتشار ہوگا, افراتفری کی صورتحال ہوگی, سرمایہ کاری نہیں ہوگی, کاروبار ظاہری بات ہے ٹھپ ہوگا, متاثر ہوگا, بے روزگاری مزید بڑھے گی. مگر اس کے باوجود وہ سیاست کو آگے رکھے ہوئے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے ان کے لیے سیاست اہم ہے, ریاست نہیں. پھر احتجاج کی, سڑکوں پر نکلنے کی, دم مسکل اندر کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. کچھ تو ملک کا خیال کریں, ملک کی عوام خیال کر لیں تھوڑا سا. معیشت کی جو سانسیں بحال ہونا شروع ہوئی اللہ اللہ کر کے, اور آپ پھر سے جو سیاسی حب سے اس کا ماحول بنا کر اس کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں. میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہتی ہوں کہ وہ اپنے رویے پر ذرا نظر ثانی کریں. سیاست جتنی مرضی کریں مگر عوام کے ریلیف کے لیے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, عوام کے لیے چلیں. اگر احتجاج ہوگا, سڑکوں پر مارا ماری ہوگی تو پھر معیشت نہیں چلے گی, ملک کا نظام بھی نہیں چلے گا. اگر چلے گا تو مجھے آپ بتا دیں, یہ تمام رہبروں سے میرا سوال ہے کہ پھر کیسے چلے گا. تو رہبروں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا, اگر نہ بدلا تو پھر یقینی طور پہ ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد کی راہداریوں میں مذاکرات کی باز گشت ہے, اور بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے کوئی تردید تو کوئی تصدیق کر رہا ہے, اور دوسری جانب گراؤنڈ کی صورتحال اگر دیکھی جائے تو تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر بھی اعتراضات عائد کرتے ہوئے اسے 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. اور جبکہ اگر اندرونی اختلافات کی بات کی جائے تو اس جماعت میں اختلافات اور عہدوں کی جنگ بھی اس وقت اپنے عروج پر ہے. شیر افضل مروت صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اس کی وجہ پارٹی کے اندر سے آوازیں تھیں یا پھر
हुकूमत से ये अभी तक मुअम्मा है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। और वर्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अजहर सिद्दीक साहब से शुरू करना चाहूँगी। अजहर साहब, क्या वजह समझ आती है जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उस पर पीटीआई के पार्टी के अपने लोगों को बड़े एतराज़ात हैं? पहले उनका नाम आया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, अब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम आ गया। क्या समझ आती है आपको? मरवत साहब ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए उन पर एतमाद नहीं है, या और भी कोई वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बात तो बड़ी वाज़ेह है। शेर अफजल मरवत के नाम पे एतराज़ात जो है हुकूमती बेंचों को थे, उन्होंने एतराज़ात उठाए थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से कि नाम कोई और तजवीज़ दिया जाए, तो पार्टी की तरफ से नाम तजवीज़ हामिद रज़ा साहब का आ गया। बाकी देखिए, जमहूरियत में का हुस्न ही ये है, एक दूसरे से इख्तलाफात होना, एक ये लाजमी नहीं है कि अब मैं जो बात कहूँ मेरी सारी बातें हर कोई मान ले, तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। हाँ, उनका एक बयान जो है सऊदी अरब के मुतालिक वो पार्टी की लीडरशिप को भी और इवन हम बहुत बड़ी तादाद को पसंद नहीं आया कि वो बयान आना नहीं चाहिए था। और वजह भी ये थी कि शेर अफजल मरवत उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे जब ये ऑपरेशन अजीब चेंज हो रहा था। हम लोग तो उस वक्त हर वक्त साथ शामिल थे, हमें बहुत सी चीजों का अंदाजा था। ठीक है, लेकिन मकसद जो समझना है ना कि हमें चीजों को आगे की तरफ लेकर जाना है, लेकिन इस तरह नहीं जा सकता कि देखिए हमने रास्ता दिया ना, जब उन्होंने कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, हमने उस जगह नाम तब्दील कर दिया। अभी आपके सामने आरिफ हबीब साहब ने जो बातें की हैं कि आज आप इंडिया से तो आप ताल्लुकात की बात बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अडियाला की जेल में कैद है। अजहर साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद कर रहे हो कि जी हुकूमत को नाम ये पसंद नहीं था। मरवत साहब तो खुद ये बताते फिर रहे हैं कि पार्टी के लोगों को शायद मेरे नाम पर एतराज था। नहीं, वो देखिए, वो जैसे मैंने कहा ना कि वो जो बयान दिया है ना, उस बयान के बाद सऊदी अरब के बयान के मुताबिक वो पार्टी में अच्छा नहीं समझा गया उसको। मेजॉरिटी ने यही कहा है कि ये बयान नहीं आना चाहिए था, और वाकई इसलिए शेर अफजल मरवत की तरफ से इसलिए आना नहीं चाहिए था कि शेर अफजल मरवत अब इस वक्त एक प्रोमिनेंट नाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने नाम देखिए, उनका नाम तजवीज इसीलिए किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से। तो वो ये छोटी मोटी बातें, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, कोई मेजर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, चलें मुजम्मिल साहब की तरफ चलते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने अजहर सिद्दीक साहब को भी सुना, तो मुजम्मिल साहब, ये जो बयान इतना बड़ा सऊदी अरब के हवाले से दे दिया था मरवत साहब ने, बाद में पार्टी काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती रही, मैं सफाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ बिल्कुल सही होगा मेरे ख्याल से, तो बड़ी सफाइयाँ देती रही कि जी ये बयान पार्टी का बयान नहीं था, उनकी ज़ाती राय थी। उन्होंने खुद भी इस तरह के बाद में बयान दिए, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद ये पार्टी की राय थी और बाद में अब इस पर पर्दा डाला जा रहा है। मरवत साहब इस तरह के बयान देने के बाद, या उससे पहले भी उनकी शोहरत इसी टाइप की थी, तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए उनका नाम ऑप्शन में भी कैसे था? मतलब मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही। देखें, अगर तो तहरीक इंसाफ उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनवा सकती होती तो कभी भी नाम वापस ना लेती। पहली बात आप ये समझ, अगर कहीं किसी कानून में, किसी आइन में लिखा होता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसका ताल्लुक ऑपोजिशन से होगा और उसका नाम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देगा, तो मुझे यकीन कामिल है कि शेर अफजल मरवत के नाम से 1 इंच पीछे नहीं हटती ये तहरीक इंसाफ। लेकिन मुसीबत ये है कि ऐसा कोई कानून और आइन में कहीं नहीं लिखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन से होगा। ये बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय हुई थी, और दोनों पार्टियों ने कहा, ये तय किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का होता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होगा। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपने जैसे कि कहा कि ये अगर इनके इख्तियार में होता तो कभी भी उस नाम से पीछे ना ये लोग हटते, तो फिर अपने लिए मुश्किलात को मजीद बढ़ाते अगर मरवत साहब का नाम से पीछे ना हटते। नहीं, आप मेरी बात तो सुने ना। जी जी। अब सूरत हाल ये है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने से इनकार किया था और कहा था कि जी उन पर तो केसेस हैं, लिहाजा हम उनको नहीं बनाएंगे, कोई और नाम दे दें। तो ऑपोजिशन ने राना तनवीर का नाम दे दिया था क्योंकि हुकूमत को शहबाज शरीफ का नाम कबूल नहीं था।
सिंध में मुराद अली शाह साहब ने हलीम आदिल शेख को नहीं बनाया था। उनकी शर्त थी कि पहले तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत करे, फिर हम अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन देंगे, क्योंकि ये बात तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुई है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून और असेंबली के कवायद में तो लिखी नहीं हुई है। अगर आप ये ओहदा लेना चाहते हैं तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत कर दें, नहीं तो आप इस ओहदे से विड्रॉ कर दें। लिहाजा सिंध में पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा नहीं दिया था। मुस्लिम लीग नून अभी भी ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा देने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान की सियासत मुकाफात अमल का शिकार है, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने जो बीज बोए हैं वही फसल काट रही है। कल इनको शहबाज शरीफ का नाम कबूल नहीं था, आज हुकूमत को शेर अफजल मरवत का नाम कबूल है। कल ये कहते थे कि जिसको हम कहेंगे ऑपोजिशन में से उसको बनाया जाए, आज हुकूमत कह रही है कि जिसको हम कहेंगे ऑपोजिशन में से उसको बनाया जाए। ये पॉइंट स्कोरिंग है, स्कोर सेटल हो रहा है। इतनी इन्होंने लचक दिखानी होती तहरीक इंसाफ वालों ने तो मुल्क के दीगर मामलात में ना दिखा देते। अब इनको पता है कि खड़े होंगे तो ओहदा हाथ से निकल जाएगा, और एक अनार और 100 बीमार वाली सूरत हाल है। हर बंदा बनना चाहता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, लिहाजा जिसके सिर पे हुमा बैठ जाएगा वो बन जाएगा, और हुमा गवर्नमेंट ने बिठाना है। ठीक है जी अजहर साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सी बातों का जवाब देना चाह रहे होंगे। नहीं, मैं तो वैसे ही मोहम्मद सोहरवद साहब प्यार मोहब्बत जरा ज्यादा है उनका नून लीग वगैरह से, तो ज्यादा बातें ये नहीं है। मैंने तारीख के कोई फैक्ट गलत बयान किए हैं। नहीं, वो तारीखी तौर पर जो है ना, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, हम कोई भीख नहीं ले रहे किसी से, ना दे रोक कहा है उनको। बात सीधी, जब नाम मांगा है तो ये इस्तेहकाक जिनका है उनसे बात पूछे जाकर ना हमने। और दूसरी जहां तक बात है, हमने सोच समझ के नाम वापस लिया, ऐसा नहीं सोच समझ के नाम दिया था, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये मुकाफत अमल वाला लफ्ज है ना, कभी इंसान सच बोले तो बड़ा जबरदस्त अच्छा लगता है ना। कौन सा मुकाफत अमल? किसने कहा कि पाकिस्तान में मेरिट पे काम हो रहा है? किसने कहा कि हर चीज जो है जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक हो रही? नजर आ रहा है हर एक को, आंखें बंद रखे हो एक अलग बात है, लेकिन ये नजर आ रहा है कोई मुकाफत अमल नहीं है। ये इंसान का और जालिम आदमी को कल भुगतना है। रब्बे में कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह तौर पर है, जो ये जुल्म हो रहा है इस माशरे में, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कल उनका भी जवाबदेही होनी है कि कल ये नहीं है कि मैं जुल्म होता देखता रहूं और चुप करके बैठा रहूं। ये सारा जो कुछ मामला है ना, ये इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज माजरत के साथ इस वक्त नहीं है। जो कुछ हो रहा है वसायत हो रही है, और ये जुल्म जितना भी हो रहा है जो लोग भी करवा रहे हैं, कल किसी वक्त उन्हें जवाबदेही देनी होगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ही अजहर साहब, आप एक सीनियर माहिर कानून भी हैं, आप अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपकी एक राय है, आपकी पार्टी में से बहुत से लोग यही मौक़िफ़ इसी तरह की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जब तहरीक इंसाफ का दौर था, जब हुकूमत थी 2018 के इंतखाबात के बाद, तब मुझे याद है कि तब भी शहजाद अकबर साहब होते थे, फवाद चौधरी साहब, ये लोग आते थे, पहले से बताते थे कि अब इसकी बारी, अब ये पकड़ा जाएगा, अब नैब के शिकंजे में ये आएगा। फिर ना कोई होमवर्क होता था, प्रोसिक्यूशन वीक थी, मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन में कमी होती थी कि जिस बंदे को पकड़ा जाता था उसको कुछ दिन के बाद छोड़ना पड़ता था, और वो विक्ट्री साइन के साथ बाहर आता था कि जी देख लें, मैं तो मुझे गलत साबित नहीं किया जा सका। चेयरमैन नैब जो उस वक्त के थे, मैंने उनसे पूछा था, और मैंने ये बात टीवी पे भी बोली थी कि उनसे मैंने पूछा कि आप साबित तो कर नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिसको पकड़ा था वो दूध का धुला नहीं था। मैं मुतमईन नहीं हूँ इनके जवाब से। तो उस ज़माने में जो आप लोगों का दौर था, जब इनका तहरीक इंसाफ का दौर था अजहर साहब, तो तब भी तो ये सब कुछ होता था, तो वो जुल्म नहीं लगता था आपको? अब राना सनाउल्लाह साहब को अगर कभी आप सुने तो जिस तरह वो कहानी बयान करते हैं, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि किस तरह उनको रखा गया, वो उसका साइज़ क्या था कमरे का, किस तरह वो बताते हैं, वो जुल्म नहीं था। जुल्म तो किसी के साथ भी जुल्म है। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लेती, ना पीटीआई की, ना नून लीग की, ना किसी और पार्टी की, लेकिन जो भी करता है अपने हुकूमत में वो गलत करता है। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, एक जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, तय कर लेते हैं। इमरान खान ने क्या ऐसा किया? इमरान खान के दौर में तो केस ही कोई नहीं हुए,
یہ جو نگران حکومتیں جو بیٹھ کر یہاں کرتی رہی ہیں جو 250 اظہر صدیق صاحب وہ تو احتساب کی بات کرتے رہے نا, آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو بات احتساب کی کرتے رہے, ان کا نعرہ یہ تھا احتساب کروں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. معیشت پہ کام کرنا چاہیے تھا, ہاسپٹلز بنتے, کالجز, یونیورسٹیز, مطلب اس کو پکڑا اس کو پکڑا. عوام اب پتہ کیا پوچھتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, مہنگائی کم کریں, ہمارے معاملات حل کریں, 2 وقت کی روٹی جس کو مل رہی اس کو ملتی رہے. نہیں اس کی وجہ یہ سمجھیے گا کہ یہ سارا جو کام ہے نا معیشت, پاکستان تحریک انصاف میں آپ جی ڈی پی اٹھا کر دیکھ لیں, باقی اپنا سارا فورن ریزرو سنبھال کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ بڑی زبردست اکانومی. جو بات سمجھ رہی ہے نا, تو آج بھی اسٹاک مارکیٹ سے بڑی اچھی خبر آئی ہے, اس کا کریڈٹ نون لیگ لے رہی ہے, اس پہ بھی پھر آپ کامنٹ کر دیں. کیا کریڈٹ لینا ہے؟ کریڈٹ تو جو اس حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا کریڈٹ ہے, ان کا تھوڑا کریڈٹ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں, ہم نے کوئی ایسا جو ہے نا فسائیت کا دور ہم نے نہیں رکھا تھا. ہم نے جب نواز شریف نے ملک سے باہر جانا تھا نا تو ہم نے اجازت دے رہی تھی, لیکن ساتھ کنڈیشن لگائی تھی کہ پیسے جمع کرائیں. وہ پیسے ہم نے نہیں کم کیے تھے, چونکہ جنرل باجوہ کی آپس میں مفاہمت ہو چکی ہوئی تھی. انہوں نے ایک تو سر اسی حوالے سے اب لیٹسٹ جو خبر ہے, مزمل صاحب آپ کا بھی ٹیک اس میں لوں گی, آپ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آپ بانی چیئرمین جو تھے ان کی اجازت سے گئے تھے نا, اس میں کسی اور کا تو کوئی رول نہیں تھا, تب بھی اس طرح ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا کہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا بھیج دیں, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. نہیں بانی چیئرمین کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک بیمار ابھی آپ نے لیٹسٹ بیان یہ سنا ہے جو ہمارے ایک سینئر صحافی نے خبر بریک کی ہے. نہیں یہ دیکھیں میں بتاتا چلوں, جب بیمار آدمی نے باقاعدہ حالانکہ سزا یافتہ آدمی ہے, اس کو انوکھا انصاف ملا, جو کہ وجہ تھی کہ خواجہ آصف نے خود کہا تھا کہ اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ. اور ہم نے باقاعدہ ایک کمیٹی بٹھائی, کمیٹی نے فیصلہ کیا, کابینہ نے اس پہ کہا اجازت دے دے, لیکن کنڈیشن لگائی تھی 7 ارب روپے کی, جس میں بڑا شور ڈالا تھا کہ جناب وہ چھوٹی کیوں دے, اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر ہم نے نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے, اور لاہور ہائی کورٹ میں آج تک وہ کیس نہیں لگا. میں بہت سے کیسز ایسے جانتا ہوں جہاں بیٹھ کر ان کو جس طرح کے انصاف ملے ہیں وہ چھوڑ دیا جائے. ہمیں اس ملک میں خدارا انصاف کی وہ قدریں بحال ہونی چاہیے, جس کا جو حق ملتا ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن یہاں آپ اندازہ لگائیں, کھربوں روپے کی کرپشن تھی ایپل فیلڈ کے, آج بھی جائیداد کے ثبوت نہیں ہے, لیکن کیا ہوا, چھوٹ گئے. حدیبیہ 1 میں کیا کچھ ہوا, سارا کچھ اب دیکھتے آ رہے ہیں. اس ملک میں تھوڑا یہ کام کہ جو کروانے والے ہیں, جس طرح یہ ہو رہا ہے, اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یعنی کرپشن کا اگر میرٹ پہ کام ہوتا تو بات ہی, عمران خان صاحب جتنے کیسز ہیں وہ دیکھ لیجئے گا, کوئی نہیں ٹھہرے گا, سارے کے سارے ختم ہو جائے, کی وجہ ہے کہ وہ میرٹ پہ ہے کوئی نہیں, وہ ایک خاص مقصد کے لیے الیکشن سے دور رکھنا تھا. چلیں یہی سوال ہے کہ میں مزمل صاحب کی طرف جاتی ہوں. مزمل صاحب جیسا کہ اب یہ کہہ رہے تھے کیسز کے حوالے سے کہ ختم ہو جائیں گے, ایسی کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کوئی شاید مذاکرات کا دور شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. آپ ایک سینئر صحافی ہیں, اندر کی خبر آپ کے پاس ہوتی ہے, کیا واقعی یہ خبریں صحیح ہیں یا رومرز ہیں؟ مجھے تو ان میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی, میرے رائے میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر ایسی خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں, اور ایسی خبریں پھیلانے والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امید پیدا رکھتے ہیں, ایک جی بات ہو گئی ہے, بڑی بات ہے, جیل میں لوگ ملنے پہنچ کے, امید پیدا رکھنی ہوتی ہے اپنے کارکنوں میں سب میں کہ جی بات ہو گئی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی تو پھر امید ٹوٹ جائے گی. چلیں ایک امید پیدا کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, چلیں ایک جماعت ہے, ان کے فالوورز نے امید پیدا کر دی, چلیں جسٹیفائڈ سمجھ لیا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس طرح کی بات کر دی. لیکن ایک خطرناک سی بات جو کر دی جاتی ہے کہ جان کو خطرہ ہے, وہاں پہنچا جائے, اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو بڑی خطرناک سی بات پھیلا دی جاتی ہے. چاہتے ہیں کہ کوئی 8-10 ہزار 20 ہزار بندہ پہنچ جائے زمان پارک. دیکھیں نا جی, عید سے پہلے شندانہ گلزار صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ سب اڈیالہ کے باہر عید کی نماز پڑھیں گے, 10 لوگ نہیں اکٹھے ہوئے تھے. اب بھی بڑی کیمپین چلائی جاتی ہے کہ بنی گالہ پہنچ جائیں, اڈیالہ پہنچ جائیں. لوگ نہیں آتے ہیں, لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے, بار بار یہ اپیل کرتے ہیں, لوگ نہیں پہنچتے ہیں. تو اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور ہے, نہ مسلم لیگ نون کا کوئی قصور ہے. ان کی اپیلیں اپنی جگہ موجود ہے, لوگوں کا نہ پہنچنا میڈیا کے سامنے موجود ہے. اب اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی 20 ہزار بندہ اڈیالہ کے باہر پہنچ جاتا اور وہاں نماز ہو جاتی تو اس کا بہت امپیکٹ ہوتا.
लेकिन कोई जूतों के ऊपर 804 लिखने से तो बाहर नहीं आएगा ना कोई। आप जितने मर्जी जूतों पे 804 लिख लें, वो तो जूते पे ही लिखा हुआ है। असल बात तो ये है कि वहाँ लोगों की ताकत से अगर बाहर आना है तो फिर लोग तो होने चाहिए और लोगों को खुद ही आना होगा। तो लोग लोगों तो की नहीं आ ताकत से रहे मुझे हैं। याद है ज़िमनी इंतखाबात में भी क्या हुआ है, इस पे भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्यों नहीं वोट मिला तहरीक इंसाफ वालों को, क्या वजह समझ आती है? मेरे ख्याल में उनका वोटर बैलेट पे नहीं आया इस बार। वही उम्मीद वाली बात, मुझे लगा कि ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में, क्योंकि कोई हुकूमत तब्दील नहीं होनी थी, ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नहीं आनी थी, लिहाजा जो पीटीआई का वोटर है वो उस जोश व खरोश के साथ बैलेट पे नहीं आया और उनके वोट बैंक में कमी हुई है, जो उसके बाद एदाद शुमार भी सामने आए हैं। ओवरऑल पीटीआई के वोट बैंक में कमी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया है, मेरे ख्याल में उनका वोटर बैलेट पे नहीं आया, इसलिए ज़िमनी इंतखाबात वो हार गए हैं। और अगर वोटर बैलेट पे आ जाता तो शायद और कुछ हालत होती। वो अपने वोटर को बैलेट पे लाने में नाकाम रहे। अज़र साहब, क्यों नाकाम रहे? एक तो इसका ज़रा जवाब दे दीजिएगा। दूसरा वो सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जो मुज़ाकरात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें किसी किस्म की सदाकत है? नहीं, पहली तो बात है कि मुज़ाकरात किस बात के मुज़ाकरात होने हैं। आरा साहब ने क्या था, मुज़ाकरात होने थे तो 8 फरवरी को जो वोट निकल आया इतनी फसाइयत के दौर के बाद, तो आप उसके बाद देखना मुज़ाकरात तो करने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। मुज़ाकरात हम तो खुले बैठे, हम तो कह रहे हैं कि जो आइन और कानून पे निफाज करें। अभी रिसेंटली आप जैसे अभी इलेक्शन की बात कर रही थी, मुझे ये बताइएगा कि दफा 144 का यहाँ निफाज हो गया यहाँ इलेक्शन से पहले धांधली के हवाले से। लिस्टें जो दी गई अंदर कुछ थी बाहर कुछ थी, बैलेट बॉक्स के अंदर जो सबूत आ चुके हुए हैं। मैं नहीं कह रहा दानियाल अजीज हमारा तो नहीं है, दानियाल अजीज नून लीग का है, उसने बता दिया पूरी लिस्टों में क्या कुछ हुआ है एक तरफ। और जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर पहले ट्रेनिंग किसी को दी, लगा कोई दिए, ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। और जहां तक है हमने बकायदा एजिटेट उसको किया है। 545 वाला भी इलेक्शन कमीशन के सामने भी गए, ट्राइब्यूनल के सामने भी गए। अभी आप सिर्फ देख लेना, अभी फिर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिर्फ एक ही जमात के नजर आ रहे हैं उनको, वो फिर नोटिस ले लिया 30 अप्रैल को, क्योंकि आगे इलेक्शन होने हैं। हमारा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है पार्टी का सिंबल लेने के हवाले से। जनवरी से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें डिवीजन बेंच बैठकर अपना ना कोई फैसला महफूज किया ना कोई फैसला सुनाया। फिर अपना लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच होने के बाद 2 जजेस यहाँ नहीं रहे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ दरखास्तें दी, तब जाके तो ये केसेस लग रहे हैं। जो केसेस में हमने एक दिन के अंदर डिसाइड कर दिया, 4 महीने हो गए हैं। और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का आपने देख लिया मामला, लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से भी आप देख सकते हैं। यहाँ हम ख्याल बेंचेस बनना करना, सिर्फ मैं तो एक बात जानता हूँ कि हमारी अदालतें आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ देना शुरू कर जाए तो ये दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, मसले ना हो। ये मसलतियों वाला काम छोड़ना पड़ेगा। जो वोट डाला है वो वोट बाहर निकले, जिसका जो हक है, अवाम जिसको चाहती है वो सामने आए। ये वरना पाकिस्तान तो पिछले 75 से 76 सालों से जो हाल है आपने देख लिया। 85 वाले प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, ये क्या चलेंगे? जो यानी नवाज शरीफ यानी इन्होंने पिछले 85 से लेकर अब तक क्या दिया है कौम को? क्या मुल्क बहुत आगे तरक्की कर गया? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या डॉलर नीचे आ गया? क्या पेट्रोल नीचे आ गया? ये सारा कुछ तो हम देखते आए हैं। ठीक है जी, आपके सवाल से मैं आगे। मुज़म्मिल साहब, आखिरी मिनट है, आप अपना लास्ट कमेंट भी अगर देना चाहें। और यही बात जो मईशत के हवाले से वो कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने क्या दे दिया, नून लीग के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे जो समझ आती है और आपको भी यकीनी तौर पे कि अब मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, और सिटिंग गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखेगी। तरजीहात में से अगर तरजीह नंबर 1 कह दूँ तो गलत नहीं होगा। क्या कॉमेंट है आपका? मईशत पहली तरजीह है जी। और अगर आज कराची ताजरों ने भी कहा है कि जी अडियाला बात की जाए तो वो मईशत के हवाले से ही कह रहे हैं, मिसाक मईशत के लिए बात करने को कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि कैदी नंबर अडियाला के कैदी को ला के इक़्तिदार में कर लें। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि मिसाक मईशत हो। 2018 में शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ऑफर की थी, उसने कहा इनसे नहीं हो सकता। फिर बाद में ऑफर की गई, उसने कहा नहीं हो सकता। अब भी पार्लियामेंट में जो पीटीआई की क़यादत मौजूद है, पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम, उनको मिसाक मईशत हुकूमत के साथ करना चाहिए और उसी से पाकिस्तान आगे चल सकता। ठीक है जी। अज़र साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। एक क़यामत है जो इसराइली दरिंदों ने गजा पर ढाई और आलमी बरादरी के खामोशी की चादर ताने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नज़ारा देख रही है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख मुसलमान ममालिक के रवैये देख कर होता है, जो अपने मुसलमान भाइयों पर इंसानियत सोज मजालिम देख कर भी रिवायती मजम्मती बयानात से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जबकि कुछ नाम नेहाद, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन उनको नाम नेहाद इस्लामी ममालिक ही कह दूँ। चलें ये कह देती हूँ, जिन्हें इस जुल्म बर्बरियत की अब तक मजम्मत करने की तौफीक तक नहीं हुई। इसराइल की इस दरिंदगी को 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, और इस दौरान क्या क्या जुल्म हैं जो निहत्ते मजलूम बेबस फ़लस्तीनियों पर नहीं तोड़े गए। इन 200 दिनों में इसराइल ने, आपको पता है, 75,000 टन बारूद गजा पर गिराया है। यहाँ के मकीनों को, जिनमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, नौमौलूद बच्चे, कमसिन बच्चे, नौजवान मर्द, औरतें, बुजुर्ग, शहरी, किसी को भी इसराइली बर्बरियत से पनाह नहीं मिली। वहशी इसराइली दरिंदे धड़ल्ले से फ़लस्तीनियों को आग से जलाते और खून से नहलाते रहे, और इन बेशर्मों ने स्कूल तबाह किए, मसाजिद को शहीद किया, घरों के घर मकीनों समेत मलबे के ढेर बना डाले। फिर भी हैवानियत की तस्कीन ना हुई तो ये दरिंदे अस्पतालों में जा घुसे। अस्पताल के अंदर मौजूद ज़ख्मों से चूर बीमार बच्चों, औरतों, नौजवानों, बुज़ुर्गों को चुन चुन कर वहाँ अस्पताल ने अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया। मगर किसी आलमी ताकत का ज़मीर नहीं जागा। वो मगरिब जो हमें इंसानी हकूक़ का सबक पढ़ाते नहीं थकता, उसने आंखों पर गहरी स्याह रंग की जो पट्टी है वो कसकर बांधी हुई है। इंसानियत दोस्ती के दावे जो किए जाते हैं, ये जो दावेदार यूरोप, उसको ना खून में लथपथ फ़लस्तीनी बच्चों की लाशों ने झंझोड़ा, और ना ही उनके कानों में मासूमों की को आहो बका चीखो पुकार पहुंची। गूंगे हो गए, अंधे हो गए, बहरे हो गए। ये क्या इन्हें गजा में इंसानियत का कत्लेआम नजर नहीं आता? इतने अंधे हो गए हैं? ए बेहिस्सो, गौर से सुनो। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 200 दिन के दौरान गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में 34,183 अफराद शहीद हुए हैं और 77,143 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और बर्बरियत का सबसे ज़्यादा शिकार ख़वातीन और मासूम बच्चे हुए हैं। और अब तक शहीद होने वाले अफराद में 14,500 से ज़ायद, यानी 14,500 से ज़ायद बच्चे और 9,500 ख़वातीन शामिल हैं। ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है, जबकि जो शुहदा की असल तादाद है वो शायद इससे ज़्यादा है, क्योंकि कई लाशें अब भी मिली नहीं हैं। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं अभी तक लाशें। वो निकालें तो फिर वो देख लें कि फिर ये कहाँ तक जाएगी तादाद। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इन 200 दिनों में गज़ा पर 75,000 टन बारूद बरसाया है, और गज़ा के ज़्यादातर जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी ये जो इसराइली हमले हैं, उनमें गज़ा के 3,80,000 से ज़ायद रिहायशी यूनिट और 412 तालीमी इदारे तबाह होने की खबरें हैं। अस्पतालों की बात करें तो इसराइली हमलों ने गज़ा के 32 अस्पतालों और 53 मराकज़ सेहत को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिए। 126 एम्बुलेंसेस इसराइली वहशत का बाकायदा निशाना बनी है, और मजहबी इबादत गाहों को भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। इसराइली हमलों में गज़ा की 556 मसाजिद शहीद हुई हैं, 3 चर्च तबाह हुए हैं, और आसार कदीमा की 206 मकामात भी इसराइली हमलों की जद में आए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया ऑफिस ने इसराइली जंग के नतीजे में जो नुकसानात हैं उसका जो तखमीना है वो $30 अरब लगाया है। और इसराइली वहशत दरिंदगी का ये जो नंगा नाच है ये मुसलसल जारी है। और अब दिखावे के लिए कह रहे हैं, दिखावे के लिए अमेरिका ने गज़ा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त को तशवीशनाक करार दे दी है। अमरीकी महकमा खारिजा का ये कहना है कि गज़ा में इज्तिमाई कब्रों की जो दरियाफ्त है उससे मुतालिक ख़बरें इंतहाई तशवीशनाक हैं, और वाशिंगटन के इंसानी हकूक़ से मुतालिक एलची का कहना है कि जो गज़ा के शुमाली इलाके हैं उसमें कहत का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اسرائیل کو غزہ میں قحط کا خطرہ ٹالنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے اور تمام کوششیں کرتے ہوئے غزہ میں امداد کے جو منتظر متاثرین ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ انسانی امداد کی رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر اسپتال کے احاطے میں اجتماعی قبریں دریافت ہونے کا انکشاف کیا تھا، جس میں سینکڑوں لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے بھی اجتماعی قبروں کی دریافت سے متعلق رپورٹ کو تشویشناک قرار دی ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ صرف مگرمچھ کے آنسو ہیں، کیونکہ اب تک اسرائیل اپنی بربریت، اپنا ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس ظلم و ستم کو، بربریت کو روکنے کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ لوگ اندھے ہوئے ہیں، بہرے ہوئے ہیں، گونگے ہوئے ہیں۔ میری صرف دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے جو ظلم کیے چلے جا رہے ہیں معصوم فلسطینیوں پر، وہاں پہ نومولود بچوں پر، عورتوں پر، اور آپ دیکھ لیں کہ شہداء کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، زخمیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ میری آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان جو اسرائیل کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو بربریت کر رہے ہیں، ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ